नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इस हफ्ते इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब भरत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश प्रेम से ओत-प्रोत जितनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने बनाई हैं, शायद ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या पूरी जितनी भी और भाषाओं की इंडस्ट्री है, शायद ही ऐसी फिल्में पहले बनी हो या आगे बनेगी, मुझे नहीं लगता। चाहे उपकार हो, चाहे पूरब और पश्चिम हो, चाहे क्रांति हो, ये सारी फिल्में एक तरह से नगीना है हिंदी फिल्मों में कि देश प्रेम भावना को कैसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सत्ता में बैठी सरकार की भक्ति की जाए या फिर उसके खिलाफ ही जाया जाए। देश प्रेम कई तरह से दर्शाया जा सकता है, ये मनोज कुमार ने बताया। और मनोज कुमार जितने पुख्ता अपनी फिल्मों को लेकर थे, ऐसी फिल्मों के, उतने ही पुख्ता उनकी पर्सनैलिटी भी थी जब वो अपने क्राफ्ट को लेकर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। आपको मालूम है, इस देश के इतिहास में एक काला धब्बा है, वो है 1975 की इमरजेंसी। इंदिरा गांधी सरकार ने लगाई थी। ये तो खुद कांग्रेस ने भी माना है कि वो गलती थी। उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री को, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सरकार ने दबाने की कोशिश की, अपनी एक तरह से कह सकते हैं पपेट बनाने की कोशिश की, जो आज हो चुका है, आज के दौर में हो चुका है। उस वक्त कोशिश हुई थी, लेकिन कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सरकार के आगे झुकने से मना कर दिया था। उसमें 3 प्रमुख नाम थे: मनोज कुमार, देवानंद और मशहूर गायक किशोर कुमार। इन तीनों ने सरकार का प्रोपोगंडा करने से मना कर दिया था। दरअसल सरकार चाहती थी कि फिल्म मेकर ऐसी फिल्में बनाएं जिसमें उनकी जो है वो सरकार की योजनाओं का बखान हो, पॉजिटिव बखान हो। और किशोर कुमार से चाहते थे कि कुछ सरकार की नीतियों को लेकर सरकार के समर्थन में प्रोग्राम्स करें। इन्होंने मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि किशोर कुमार, देवानंद और मनोज कुमार तीनों पर सरकार ने बैन लगा दिया। किशोर कुमार के गाने 2 साल तक तब के जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन आईएनबी मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ल, उन्होंने 1975 से 1977 तक दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गाने चलाने पर बैन लगा दिया था, नहीं चलने दिए। उसी तरह देवानंद की फिल्मों को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई और मनोज कुमार से सरकार ने कहा, ये मनोज कुमार ने एक हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू में कहा था कि दरअसल सरकार उनसे एक फिल्म बनवाना चाहती थी जिसमें सरकार अपना पक्ष रखना चाहती थी और सरकार प्रोपोगंडा करना चाहती थी। मनोज कुमार के मुताबिक कि इसको लेकर वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी से मिले भी थे। स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुकी थी और ये भी तय हुआ था कि इंदिरा गांधी उस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस करेंगी। लेकिन वो कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस जो एक कलाकार के अंदर होते हैं, जो सरकार जितना बैंड करना चाह रही थी, नहीं, मनोज कुमार उतना तैयार नहीं थे होने के लिए, उतना प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो मामला ठंडा हो गया। इसके एवज में, इससे नाराज़ होकर तब की सरकार ने मनोज कुमार की फिल्मों पे बैन लगा दिया और साथ ही मनोज कुमार की नई रिलीज़ फिल्मों को कुछ ही हफ्तों में दूरदर्शन पर दिखाना शुरू कर दिया। फिल्में थिएटर में थी और वो दूरदर्शन पर चल गई थी, जैसे 10 नंबरी एक फिल्म, खास करके शोर, ये फिल्में अभी थिएटर में ही थी और दूरदर्शन पर दिखा दी गई, जिससे इन फिल्मों के बिज़नेस को बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत एक तरह से नुकसान हुआ। लेकिन मनोज कुमार झुके नहीं। मनोज कुमार अकेले ऐसे अभिनेता हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सरकार को अदालत में घसीटा और अदालत से जीत भी हासिल की, सरकार के खिलाफ फैसला आया। ये मनोज कुमार थे, ये उनका कैरेक्टर था। ये थे रीढ़ वाले, दरअसल में असली सितारे, जैसे सितारे होने चाहिए। आज बॉलीवुड या पूरी फिल्म इंडस्ट्री उस इमरजेंसी के भी दौर से, बुरे दौर से गुजर रही है।
आज की डेट में दो ही तरह की फिल्में हैं, या तो कंप्लीटली प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही है, या फिर ऐसी फिल्में बन रही है जिसमें सरकार से सवाल पूछने का मतलब ही नहीं है, जो शुद्ध एक तरह से इमेजिनेशन पे बनती है। जबकि कहा जाता है फिल्में समाज का आईना होती है। लेकिन यदा कदा कोई फिल्म अगर सरकार से सवाल पूछ ले, या ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं इनकी पसंद के खिलाफ चले जाए, तो फिर उस फिल्म को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो पिछले 11 साल में किसी में हिम्मत बची नहीं है कि इस तरह की फिल्में बनाएं, लेकिन रीजनल सिनेमा में कुछ हिम्मत है। और ऐसी एक फिल्म अभी हाल ही में आई थी, मलयालम फिल्म जिसका नाम है एम्पुरान, L2 एम्पुरान। इस फिल्म के मुख्य किरदार मोहनलाल हैं और साथ में जो सेकंड मुख्य किरदार हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, वो इसके निदेशक भी हैं। इस फिल्म को लेकर जो राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी है, या हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ मची। हालांकि मलयालम फिल्म है, लेकिन दूसरी भाषा में भी डब करके रिलीज़ हुई है, और सलमान खान की जो अभी हालिया रिलीज़ फिल्म है सिकंदर, उससे कहीं ज़्यादा हिट हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है। और बात चुभ गई हिंदूवादी संगठनों को और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा क्यों खोला? वो इसलिए कि ये फिल्म का बेस दरअसल 2002 के गुजरात दंगे हैं। गुजरात दंगों की बैकग्राउंड में ये फिल्म बनी है। अब नेचुरल सी बात है, जब गुजरात दंगों की बात आएगी तो तकलीफ तो होगी। हालांकि फिल्म में सीधा सीधा जिक्र उसका नहीं है, ना वो पीरियड दिखाया गया, लेकिन रेफरेंस गुजरात दंगों का है। ठीक वैसे ही जैसे कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन रेफरेंस था। जैसे वहाँ तकलीफ हुई, यहाँ भी हुई। अब देखिए आरएसएस के जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर क्या लिखता है, अनमास्किंग द एंटी हिंदू एंटी भारत नैरेटिव इन मलयालम फिल्म एम्पुरान। इनका कहना है कि एंटी हिंदू और एंटी भारत नैरेटिव है। 2002 के दंगों पे सवाल उठाया, उस बैकग्राउंड को दिखाया, तो वो एंटी भारत हो गया। प्रदर्शन बीजेपी ने इतना किया कि फिर दबाव पड़ने लगा। दबाव पड़ा तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फिल्म में 24 कट लगा दिए। 24 कट फिल्म को दोबारा रिलीज़ किया गया, और उस 24 कट में एक जो तकलीफ इन हिंदू संगठनों की थी वो भी हटा दिया गया कि इसमें एक कैरेक्टर का नाम था, जो नेगेटिव कैरेक्टर था, उसका नाम था बाबा बजरंगी। बाबा बजरंगी नाम से तकलीफ थी। आपको सुनने में लगेगा कि बाबा बजरंगी से शायद इसलिए तकलीफ होगी कि बजरंग बली से, या जो है वो बजरंग दल से रिफ्लेक्ट करता। नहीं, बाबा बजरंगी से तकलीफ इसलिए थी कि 2002 के दंगों में एक मुख्य किरदार था जिसका नाम था बाबू बजरंगी। ये बाबू बजरंगी कोई इनोसेंट नहीं, अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त जेल में, शायद बेल पे है। बाबू भाई पटेल इसका असली नाम था, इसे बाबू बजरंगी के नाम से जाना जाता था। भारत में हिंदू दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल के गुजरात शाखा का नेता था। 2002 के गुजरात हिंसे के दौरान उन पर, देखते हैं क्या आरोप है। उन पर आरोप है कि 36 महिलाओं, 26 पुरुषों, 35 बच्चों सहित 97 मुसलमानों को जान से मार दिया था। इस शख्स पर इतने आरोप है, और उसके बाद इन्हें सज़ा मिली, जेल में है, आजीवन कारावास काट रहे हैं। 2019 में मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत भी दी थी। ऐसे शख्स के नाम से तकलीफ है कि उनका नाम हटाया जाए, और हटाना पड़ा, प्रोड्यूसर्स को हटाना पड़ा। ये कोई संत था? किसी संत के नाम को अगर आपने नेगेटिव किरदार के साथ जोड़ा होता समझ में आता है। जो अदालत से जो सज़ा जिसको मिली है और इतने घिनौने अपराध के लिए सज़ा मिली है, उस आदमी का नाम क्यों नेगेटिव किरदार से जोड़ा गया है, वो हटाया, वो भी हटा दिया। बात यही नहीं दिखी। इस फिल्म के
जो सबसे बड़े स्टार है, मुख्य किरदार है, और मलयालम फिल्मों के अमिताभ बच्चन या उनसे भी बड़े स्टार समझ सकते हैं आप, मोहनलाल, बाकायदा उन्होंने डर के मारे, फिल्म को जो है वो नुकसान हो रहा था, उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादी समूहों की आलोचना के बाद माफ़ी मांगी, कहा कि उनकी नई फिल्म से कुछ दृश्य हटा दिए जाएंगे। मलयालम भाषा की फिल्म L2 एम्पुरान गुरुवार को रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने, मोहनलाल ने अपने फेसबुक पेज पर बाकायदा माफ़ी मांगी 24 कट फिल्म को, लेकिन उसके बावजूद इन दक्षिणपंथियों को आराम नहीं मिला, इनकी तकलीफ़ दूर नहीं हुई। अब आलम यह है कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनके यहाँ पर चेन्नई और दूसरे इलाकों में ईडी की रेड चल रही है, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और एक मुख्य किरदार भी इसमें निभा रहे हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन, उनको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। केरल की फिल्म है, मलयालम फिल्म है, हिंदी फिल्म भी नहीं है। एक फिल्म पर, क्योंकि वो गुजरात दंगों पर आधारित है, उसको लेकर इतनी तकलीफ हुई है, और केरल उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ, इस फिल्म को बैन करने के लिए जो है वो एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई है। आज मुझे इसलिए याद आया कि मनोज कुमार, इसलिए याद आ रहा है कि यहाँ पर अगर मनोज कुमार, किशोर कुमार या देवानंद जैसे कलाकार या प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते तो शायद वो ना झुकते, लेकिन मोहनलाल माफ़ी मांग रहे हैं, उसके बावजूद प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर ईडी इनकम टैक्स की रेड हो रही है। यानी आज भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी हो, कोई ऐसा कैरेक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री में बचा ही नहीं है जो इस सरकार या इस सत्तारूढ़ पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ खड़ी हो सके। फिल्म बना की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत हो भी जाती है तो उसके बाद उन्हें इस तरह से बुली किया जाता है और फिर वो खड़े नहीं हो पाते। इसलिए आज मनोज कुमार ज़्यादा याद आ रहे हैं। और ये सिर्फ मलयालम फिल्म के साथ नहीं हुआ, इससे पहले आपको मालूम है हिंदी फिल्मों के साथ क्या क्या हुआ। इन्हें, ये जो संगठन है, हिंदूवादी संगठन, इन्हें तकलीफ़ है कि गुजरात बैकग्राउंड क्यों है, गुजरात दंगे बैकग्राउंड क्यों है, बाबू बजरंगी नाम क्यों है, इसमें एक विलन का नाम शायद कोई वो किसी मुस्लिम टेररिस्ट से मिलता जुलता है, वो नाम क्यों है। रेड हो रही है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर कि ये पैसा कहाँ से आया है, कहीं ये किसी फॉरेन एजेंसी से पैसा तो नहीं लगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ तब ये फिल्म बनी हो। लेकिन इसी देश में सावरकर पर फिल्म बनती है, इसी देश में इंदिरा गांधी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाली फिल्म बनती है, इसी देश में मनमोहन सिंह जो अभी 11 साल पहले तक प्रधानमंत्री थे, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाली फिल्म बनती है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी देश में अगर एक सच्चे इंसिडेंट्स का रेफर करते हुए, जहां डायरेक्ट नाम भी नहीं लिया, वो फिल्म बनती है तो उसके खिलाफ, एक रीजनल फिल्म के खिलाफ इतनी लामबंदी हो जाती है। लेकिन इसी देश में कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में आती हैं जिसमें क्लियरली मुसलमानों को नेगेटिव इमेज में दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों पर कोई पाबंदी नहीं होती। ऐसी फिल्मों को बाकायदा देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रमोट किया जाता है और ये बॉक्स ऑफिस पर सैकड़ों करोड़ कमाती हैं। ये इस देश में फिलहाल हालत है फिल्म इंडस्ट्री की। इस देश में बाबू बजरंगी के नाम पर, बाबा बजरंगी अगर किसी का नाम रख दिया, उससे तकलीफ है। इस देश में दीपिका पादुकोण की जो वो ड्रेस है उसका रंग भगवा हो जाता है। इस देश में अगर जो सड़कों पे जैसे हम देखते हैं कि कोई बंदर, कोई हनुमान बना, कोई शिव बना भीख मांगता, उसको दिखा दिया जाता है तो उसके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं सब लोग।
लेकिन इस देश में अगर प्रधानमंत्री जो कि उस वक्त जिंदा थे, दुनिया में थे, मनमोहन सिंह, उनका मजाक बनाया जाता है तो ऐसी फिल्मों को प्रमोट किया जाता है। ऐसी फिल्में जो बाकायदा दो धर्मों के बीच द्वेष पैदा करती है, उन फिल्मों का प्रधानमंत्री प्रमोशन करते हैं। एक CNN की जो खबर है 27 मई 2024 की रिपोर्ट है। इसमें बहुत सी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिल्म इंडस्ट्री पे लिखा है। इसका टाइटल ही है अ टाइडल चेंज इन बॉलीवुड, हाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री वेयर टू द राइट ड्यूरिंग द मोदी ईरा, कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री मोदी भक्त हो गई। 1500 से 2000 फिल्में हर साल अलग अलग तकरीबन 20 लैंग्वेज में यहाँ बनाई जाती है इस देश में। उसके बावजूद एक संगठन या एक विचारधारा के संगठन ने सबको मजबूर कर दिया है बाय हुक और क्रुक उनकी भाषा बोलने का। इस रिपोर्ट के अनुसार दरअसल पहले हिंदी सिनेमा में बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से फिल्मों का में कहानी दिखाई जाती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ पिछले एक दशक में उन्हीं का गुणगान हो रहा है। इसी रिपोर्ट में आगे कहा जाता है कि जब पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे, तकरीबन 200 मिलियन मुसलमान जो है वो मोदी के खिलाफ डर रहे थे, क्योंकि मोदी जी ओपनली तब हिंदू मुसलमान करने पर उतर आए थे और इस देश में फिर भी वही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इस रिपोर्ट में और आगे है कि दो द डिवाइस द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय इनॉर्मस सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री थैंक्स टू हिज इकोनॉमिक विंस, ओवरसीज डिप्लोमेसी एंड ब्रांड ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म, Modi's seal of approval can therefore boost a movie's audience and bring commercial success, experts says, all while pushing anti-Muslim narratives into the mainstream and deepening India's religious divide. यानी कि आज फिल्मों को, फिल्म प्रोड्यूसरों को एक ही सक्सेस का मंत्रा लगता है, क्योंकि वो खुल के जो बनाना चाहते वो नहीं बना रहे, लेकिन फिल्में तो बनानी हैं, तो फिल्में बनाई जाती हैं जो सत्ता को खुश करें। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री अगर उनका बखान कर दें, उनको वो कर दें, तो फिल्में हिट हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हुआ सिर्फ दो ही फिल्मों के साथ है, ये कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के साथ। प्रधानमंत्री ने नाम तो बहुत सी फिल्मों का दिया, सब नहीं चली हैं, लेकिन क्या करें, बाय हुक और क्रुक ऐसी ही फिल्में बनाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सिंघम जैसी, सिंघम रिटर्न या जो भी थी वो 3 एक्शन फिल्म में भी ज़बरदस्ती रामायण को डालकर हिंदू संगठनों को खुश करने की कोशिश की जाती है। वही हिंदू संगठन जिन्हें दीपिका पादुकोण की जो बिकनी का कलर है उससे परेशानी होती है। और बेशर्मी देखिए, मोहनलाल जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं एमपुरान के एक्टर, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने 24 कट लगा दिए, उसके बावजूद उनके खिलाफ जो है वो जो उन पर हमला किया जा रहा है वो कम नहीं हो रहे। लेकिन केरला स्टोरी, जिसमें क्लियरली इसी केरला का, जहाँ की एमपुरान फिल्म है, जिस इंडस्ट्री की, उसी केरला को बदनाम करने के लिए खुलेआम दबा के झूठ दिखाया गया केरला स्टोरी में। ध्रुव राठी जो यूट्यूबर है, उन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो में पूरा एक्सपोज किया है, उसको देखिएगा जाके, कितना झूठ बोला गया कि क्या है वहाँ पर महिलाओं का इस्लामीकरण हो रहा है, ISI में भर्ती की जा रही है, ISIS में। उसके बावजूद उस फिल्म का डायरेक्टर बड़ी बेशर्मी से, सुदीप्तो सेन, कहता है कि केरला स्टोरी ने जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो इस्लामोफोबिया फैला रही हो या इस्लाम के खिलाफ भड़का रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सरेआम इससे मुकर रहे हैं, जबकि फिल्म देखने वालों को दिखता है सामने की क्या है। इसी CNN की रिपोर्ट में आगे एक बहुत अहम चीज़ एक उजागर होती है, वो ये है कि कभी भी दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिकल बैकिंग से फिल्में नहीं बनती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले एक दशक में
मजबूर किया गया है फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर को पॉलिटिकल बैकिंग वाली फिल्में बनाने की, एक विचारधारा को प्रमोट करने की। नहीं तो अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म एम पुराण जैसी फिल्में बनाता है तो या तो उन्हें ये संगठन मजबूर करते हैं झुकने के लिए, या फिर सेंसर बोर्ड की धमकी दी जाती है, सेंसर बोर्ड से धमकी तक मिल जाती है कि आपकी फिल्म को थिएटर से हटा दिया जाएगा अगर थिएटर तक पहुंच भी गई। पहले तो पहुंच ही नहीं पाती थी, लेकिन अगर पहुंच गई तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इसी तरह से ये जो राइट विंग, फार राइट हिंदू नेशनलिस्ट अटैकिंग जो मूवीज़ है, ये जब इन फिल्मों पे अटैक करती हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती हैं, जो सच्चाई को दिखाने की कोशिश करती हैं, या कहीं जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर काम करती हैं, उन फिल्मों को जिस तरह से अटैक किया जाता, उसकी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि फिल्म मेकर्स हो चाहे ये OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इन्हें डरा धमका कर मजबूर कर दिया गया है ये राइट विंगर्स की लाइन पर चलने के लिए। मैंने इसीलिए कई बार जिक्र किया सिंघम फिल्म का, सिंघम रिटर्न्स का, कि मैं देख के हैरान हो गया कि इतनी एंटरटेनमेंट और एक्शन से भरपूर फिल्म को भी क्यों उसमें रामायण को डालना पड़ा। ये एग्जाम्पल है इस चीज़ का। एक चीज़ और जो है इस रिपोर्ट में कहते हैं कि एक तरीका और है इन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को डराने का, कि इनके बच्चों को डराया जाता है, कि इनके बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हारा बाप पागल हो गया है क्या, क्यों एंटी नेशनल एंटी हिंदू फिल्में बना रहा है। इस तरह का एक मेंटल टॉर्चर किया जाता है, इनकी फैमिली को मेंबर्स को जो है वो टारगेट किया जाता है। एक फिल्म डायरेक्टर है राजा सेन, उन्होंने तो बाकायदा, उनका कहना है कि जो पिछले 3-4 साल में है वो जो क्रैकडाउन इस फिल्म इंडस्ट्री पे है, सेंसरशिप हो गया या और चीज़ें हो गई, इन्होंने मजबूर कर दिया है ये लोगों को सोचने के लिए कि अगर मैं इंडिपेंडेंट फिल्म बनाऊंगा तो मैं एंटी नेशनल कहलाऊंगा। एक इसी तरह की रिपोर्ट है 18 दिसंबर 2024 की, यानी कुछ महीने पहले की गल्फ न्यूज़ की। इस गल्फ न्यूज़ के आर्टिकल में एक जिक्र है कि अभी आपको मालूम है कुछ वक्त पहले साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पर कांग्रेस की जो तेलंगाना सरकार है, उन्होंने एक मामला दर्ज किया था स्टैम्पेड का, कि उनके चक्कर में स्टैम्पेड हुआ और एक आदमी की जान चली गई, जिसकी वजह से एक रात अल्लू अर्जुन को जेल में बितानी पड़ी। तो ये राइट विंगर्स, बीजेपी और संघ सब लोग टूट पड़े थे कांग्रेस की उस सरकार पे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या वो सब जो है वो उस पर बड़ा कुछ भाषण दिया था। लेकिन इस आर्टिकल में एक जिक्र है कि कैसे जनवरी 2014 में शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए वडोदरा इधर घूम रहे थे, तो वडोदरा स्टेशन पर तकरीबन 15,000 लोग इकट्ठे हो गए और स्टैम्पेड हो गया, जिसमें एक इंसान की जान चली गई। तुरंत शाहरुख खान पर मामला दर्ज हो गया था। वो तो सितंबर 2022 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्वैश किया है। ये डबल स्टैंडर्ड। फिर इसी तरह से इस रिपोर्ट में कहते हैं कि जैसे हाल ही में जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन रही थी, तो उसमें शाहरुख खान, सलमान खान सब जिस तरह से पहुंचे थे, उसको लेकर उन पर बहुत हमला हुआ। मैं भी था, मैंने भी खूब सवाल उठाए थे। लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि कभी शाहरुख खान के अंदर जो एक पिता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे जब सारी दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो उनके बेटे को 1 महीना जेल में गुजारना पड़ा था, वो भी उस केस में जो बाद में फर्जी निकला। इस देश के सबसे बड़े स्टार को डराने के लिए सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया गया, और जो बची खुची असर होती है वो कसर जो है वो मीडिया पूरी कर देती है। शाहरुख खान के बेटे के मामले में भी मीडिया के रोल क्या था आपको मालूम है, और हम ये क्यों भूल जाते हैं। अभी हाल ही में जिस सुशांत सिंह के जान देने के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है कि कोई किसी का हाथ नहीं था, उसी मामले में कैसे एक मासूम सी लड़की रिया चक्रवर्ती को इस मीडिया ने, इस देश की मीडिया ने पहले ही कातिल साबित कर दिया था, और 1 महीना, शायद 1 महीने से ज़्यादा ही उस लड़की को भी जेल में बिताना पड़ा। उसके बाद उस ट्रॉमा से शायद ही वो रिया चक्रवर्ती निकल पाएगी। फिल्मी करियर तो उसका
बर्बाद हुआ ही, लेकिन मजाल है किसी ने माफ़ी मांगी हो या किसी ने उस पर आवाज़ उठाई हो कि ये मीडिया ने गलत किया था। मेरा कहने का मतलब आज के इस वीडियो में ये है कि देवानंद हो, मनोज कुमार हो, किशोर कुमार हो, अगर ऐसे लोग उस वक्त इमरजेंसी के वक्त सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होते तो शायद इस देश की फिल्म इंडस्ट्री उसी वक्त बर्बाद हो चुकी होती। वो खड़े हुए, सरकार से बराबरी मुकाबला किया, सरकार का मुकाबला किया, तो उसके बाद इमरजेंसी हटी तो फिर हमने लगातार ऐसी फिल्में देखी हैं जो सरकार पे सवाल उठाती हैं। बहुत सी फिल्में ऐसी आई हैं, वो इसलिए कि वो चंद लोगों ने उस वक्त स्टैंड लिया था। लेकिन आज इमरजेंसी ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल इमरजेंसी ने किसी इंडस्ट्री को, किसी उद्योग को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर दिया है तो वो है इस देश की फिल्म इंडस्ट्री। हम रोज़ सुन रहे हैं, रोज़ फिल्म इंडस्ट्री के से जुड़े लोग ये चिंता जता रहे हैं कि क्यों फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, क्यों इस देश की फिल्में नहीं चल रही है, क्यों 25,000 थिएटर वाले इस देश में अब गिन के 11,000 थिएटर बचे हैं, क्यों लोग थिएटर तक नहीं जा रहे फिल्म देखने। ये सवाल सब उठा रहे हैं, लेकिन जवाब सबको मालूम है। जवाब ये है कि फिल्म जो देखने थिएटर में जाते हैं, लोगों को मालूम है कि उसमें क्या दिखने वाला है। इसीलिए एक कोई सच्ची फिल्म आती है जो सच्चाई के कहीं नज़दीक होती है, एम्पुरान जैसी, चाहे वो मलयालम में क्यों ना बनी हो। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म से ज़्यादा कमाई करती है। क्यों करती है? क्योंकि लोग सच देखना चाहते हैं, सिनेमा से उम्मीद करते हैं कि वो समाज का आईना बने। लेकिन इस देश का सिनेमा प्रोपोगंडा टूल के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसलिए लोग कहते हैं प्रोपोगंडा देखना ही है तो घर में टीवी पे बैठ के देख लेंगे, मोबाइल पे देख लेंगे, उसके लिए पैसे खर्च करके थिएटर क्यों जाएं। अब अगर ऐसी हालत में भी ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े नहीं होते हैं तो इन्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर बच्चे को भूख लगती है तो रोना बच्चे को ही पड़ता है, तभी मां दूध पिलाती है। इसी तरह से इस फिल्म उद्योग को अगर बचना है, जो हालात हैं, लोगों को थिएटर तक पहुंचाना है, तो खुद खड़ा उठना होगा। और ऐसे ये जो राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके सामने डट के खड़ा होना होगा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एकजुट खड़ा होना होगा, तभी ये बच पाएगी, तभी विपक्ष हो या कोई और हो, तभी इनके साथ खड़े हो पाएंगे। जब ये अगर खुद ही खड़े नहीं होंगे तो इनकी लड़ाई कोई और तो लड़ेगा नहीं। इसीलिए कहता हूँ, जो रीढ़ वाले थे वो इस दुनिया से एक एक करके चले गए, और ये बिना रीढ़ वाले खोखले अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। नमस्कार।